आज के सेशन में। आज हम लोग 10th क्लास का हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आज हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नलिन बिलोचन शर्मा, जो एक बहुत अच्छे लेखक हैं और इन्होंने चर्चा किए हैं 20 के दांत। 10th का ये सेकेंड चैप्टर है पढ़ने का। हाँ, पार्ट 2 हम देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2। पहले हम लोग किसी भी टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले लेखक की चर्चा करेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा। पहले इनके बारे में हम लोग जानेंगे, इनकी जीवनी, इनकी बायोग्राफी या इंट्रोडक्शन जो भी बोलिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इनका जन्म कब हुआ और जन्म हुआ कहाँ हुआ, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और किस तरीके से हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप सेशन को शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा भी लगेगा। और बहुत बेहतरीन तरीके से एक पारिवारिक, एक सामाजिक, जो भी कहिए, इस तरह का एक कहानी है और बहुत बेहतरीन कहानी है। तो ज़्यादा समय ना लेकर हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं किन के बारे में, लेखक के बारे में। देखिए, जिनके पास बुक है बुक लेकर बैठ जाइए। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, हम हर एक पॉइंट पे डिस्कस करते चलेंगे आपके साथ में। हाँ, इनका जन्म कहता है कि 18 फरवरी 1916 को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। भाई कहाँ हुआ था, तो कहता है पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? आप लोग सब घूमे होंगे बदरघाट। बदरघाट आप लोग एनआईटी जो आते होंगे उनको पता होगा कि यहीं पे आसपास में बदरघाट भी है। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टेड जगह भी है। यहीं इनका जन्म हुआ है, यानी बिहार के रहने वाले हैं। और पटना कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, यानी कि बिहार के रहने वाले हैं। चलिए, ये कहा जाता है कि ये जन्मा भोजपुरी भाषा थे। ये मतलब इनका जो बोलने का जो लैंग्वेज था, यानी भाषा थी, ये कैसी थी? एक भोजपुरी थी। कैसी थी? भोजपुरी भाषा थी। ये वन चीज़ देखिए, बच्चों को ये वन चीज़ ही ऑब्जेक्टिव आपको हर चीज़ क्लियर करवाएगा। ठीक है, हाँ, कहता है कि वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि पूछा जाएगा कि ये कौन से पुत्र थे, ज्येष्ठ थे, छोटे थे, मतलब इस तरह का अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो आप उनको बताइएगा कि ये ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, माता का नाम रत्नावती शर्मा था। माता किनके नाम क्या था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा इनकी माता का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा था। हम जहां तक होगा ना कि हम सारे ऑब्जेक्टिव आपको हम बोर्ड पर क्लियर करते चलें। और ये कैसे पुत्र थे? ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, माता का नाम रत्नावती था। ये पॉइंट याद रखिएगा। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। मतलब होता है ना कि बच्चों का परवरिश एक गार्जियन भी करते हैं और लोगों का असर भी बहुत काम आता है किसी भी चीज़ को परवरिश करने में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ना कि आप अपने पर लेके देखिए कि आप अपने घर के इंसान हैं, तो होता क्या है ना कि आप जैसे तैसे एक मोहल्ले में, एक समाज में, एक गांव में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं तो 10 गो बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, यार इसको कोई बोलने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। मगर वही जस्ट उल्टा में आ जाइए कि आप जितना बच्चे से आगे बढ़ रहे हैं, 10 गो आपको बढ़ाने में सहयोग कर रहा है, तो क्या होता है? उनकी सहभागिता होती है, लोगों के प्रति उनका क्या रहता है? बड़ी भूमिका रहती है। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई है। जो बच्चे पटना कॉलेजिएट के बारे में जानते होंगे, ये गांधी मैदान के पास में है, उनको पता होगा, और जो पढ़ रहे होंगे उनको भी पता होगा। ठीक है, और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया है। यानी कि पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी की बात हम आपको बता रहे हैं, वहाँ से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज भी लिए हैं। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। यानी कि पढ़ने के साथ पढ़ाने का भी काम किया, और तो और अच्छे से एक अध्यापक भी बने रहे। और कहाँ कहाँ? आरा, रांची और पटना में वो तैयार रहे। सन 1959 में वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मरणोपरांत 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। यानी कि देखिए क्या इनका मतलब रहा कि बेचारे 1959 में ये अध्यक्ष बने। कितना में? 1959 ईस्वी में ये अध्यक्ष बने। क्या चीज़ के? एजुकेशन लाइन में।
और कहा जाता है कि कितना सितंबर, 12 सितंबर 1961 में, 12 सितंबर 1961 में इनकी क्या हो गई, निधन हो गई। अब सोच लीजिए कि इनका जो अरमान था, जो शौक था, वो तो पूरा हो ही गया। भाई हमको एक ना एक दिन अध्यक्ष बनना था प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का, वो तो कंप्लीट कर चुके। अब यहाँ से ये बात उठती है कि सर हम लोग ये पहले जानना चाहेंगे कि बहुत जितने भी लेखक होते हैं या कवि होते हैं, इनकी कुछ रचनाएं आती हैं। अब देखिएगा आपके बुक में लिखा रहता है कि कुछ इनकी कृतियां बताइए, या कौन से किताब को लिखे हैं, कौन से गद्य को लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हों, कहानीकार हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ लोगों में क्या होता है ना, कि कोई भी चीज़ को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अब जैसे हमारे कोई वीडियो देख ही रहे होंगे तो उनको बोरिंग टाइप का स्टार्टिंग दौर में लगेगा, मगर हमारा सारा वीडियो जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीटली जब पढ़िएगा ना, तो आपको लगेगा कि अब नेक्स्ट वीडियो सर का कब आएगा जो हमारे पास ये पहुँचे, और आप वेट कीजिएगा। बशर्ते क्या है ना कि आप में वो धैर्य होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हिंदी कविता में प्रपद के प्रवर्तक और नए शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण, हम कुछ चीज़ों को हम आपको बताना चाहेंगे कि दृष्टिकोण इनकी सबसे बड़ी रचनाएं थी। अच्छा, अब ये लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि सर दृष्टिकोण क्या थे। अच्छा, कुछ चीज़ होता है कि दर्शन शास्त्र भी होते हैं पढ़ने के, जिसको फिलॉसफी हम लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये क्या कहते हैं उसको, मोटे मोटे ग्रंथ जो आते हैं उस ग्रंथ होते हैं, इनके कुछ उपन्यास होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में इनका जो है सबसे इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण रहा है। एक इनका एक बहुत अच्छा सा हिंदी में उपन्यास आया था, जो आपको पता होगा, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र ये मतलब लेखकों के बारे में भी जो है ना अच्छे तरीके से जानने का कोशिश करते थे। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि 20 की दात जो हमारी कहानियां हैं, ये किस चीज़ों पे आधारित करती है। कहा कि लिया गया जो है अन्य कहानियों नामक कहानी से संग्रह किया गया है। यह कहानी मध्य वर्ग और अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे कि एक श्रेणी उभरती है। मध्य वर्ग के मतलब होता है मिडिल क्लास के जो फैमिली होते हैं ना, अगर वो कहीं बड़े घराने के लोगों के पास जाकर अगर काम करते हैं, तो ये दोनों में फ़र्क ये देखने को मिलता है कि जो मिडिल क्लास के जो फैमिली होते हैं ना, वो बड़े लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं और किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर इस कहानी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। नलिन बलोचन जो शर्मा है, ये जो लेखक हैं, एक बहुत अच्छी कहानी लिखे हैं जिसका नाम है 20 की दात। हम उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले हम आइए जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट कर लें। कथा जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक तरह की थोपी गए बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष है। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग को ये बताया गया है कि सेन साहब जैसे एक बहुत बड़े व्यक्ति और एक मध्यम वर्गीय जो हैं गिरधर लाल, ठीक है, ये जो है ये दोनों के बीच में जो है मतलब क्या चल रही है। बेचारे नौकरी पेशे वाले इंसान हैं, उनको क्या चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको लगता है कि हम 2 पैसे कमाकर अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से करें। मगर सेन साहब जैसे इंसान को लगता है कि हमारे अंदर जो है ना, जितने बड़े हम इंसान हैं ना, उतने बड़े इंसान हमारे यहाँ काम भी करे। भाई पैसे वाले पैसे के यहाँ काम नहीं करते हैं, ये आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। और मगर हाँ, सेन साहब में कमी क्या है कि लिंग भेद को लेकर, जाति को लेकर इनके मन में जो है ना काफ़ी ये चीज़ के विचार आते थे कि हम हायर क्लास के लोग हैं, हमारे सामने अगर मिडिल क्लास के लोग अगर आ जाते हैं तो कैसे हमारी ज़िंदगी कटेगी, ठीक है। बहुत तरह की बातें होती रहती है, और इस टॉपिक में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो काफ़ी हर चीज़ समझ में आएगा अच्छे तरीके से। और हम आपको ये भी डिस्कस करेंगे कि आज एक लोअर मिडिल फैमिली जो इंसान बिलोंग करता है और जो हायर फैमिली से बिलोंग करता है, आखिर दोनों का सोच क्या होता है और किस चीज़ में डिफरेंट आता है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। हम आपको अब ये भी बताएंगे कि आखिर मन में लोगों को जातिवादिता क्यों आता है, लिंग भेद की बातें क्यों आती है मन में। हम इस चीज़ की भी चर्चा आपसे करेंगे। तो देखिए, मगर आदमी में क्या होना चाहिए कि प्यार जो है ना सबसे बड़ी चीज़ होता है। किसी के चेहरे पे या किसी के खून में ये नहीं लिखा हुआ है। लोग अपनी सोच से ही इंसान जो बताता है कि हाँ, हम इस कास्टिज़्म से बिलॉन्ग करते हैं। इसी टॉपिक को लेकर हम चर्चा आपसे किए थे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है।
तो ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम आते हैं इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब आप इसको जो है सबसे पहले कुछ लिखना चाहेंगे बच्चे लोग तो लिख सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर लिख लिए होंगे तो हम चर्चा करेंगे अब किसकी, टॉपिक की चर्चा करेंगे। और आप लोग एकदम शांति से बैठ जाइए। अब लगातार आपको ये क्लास करना है। इसका नाम है 20 का दांत, 20 के दांत। ठीक है, तो टॉपिक सब रेडी है जी? बिल्कुल सब टॉपिक रेडी हैं। 20 के दांत। हम आगे का यानी जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपको हम पढ़कर सिर्फ बताएंगे। उसके बाद हमें किताब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप किताब रखिएगा। या अगर आपके पास किताब नहीं है तो सिर्फ कान में आराम से हेडफोन लगा के मस्त तरीके से सुनते चलिएगा। ठीक है, बहुत ही देखिए ज़्यादा तो हमें कुछ करने आता नहीं, एडिटिंग वगैरह या कुछ भी, कि हम आपको थोड़ा सा कुछ अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके बीच लाएं, क्योंकि उतनी चीज़ें हम जो रियलिटी चीज़ें वो दिखाना आपको चाहेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। कहता है सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब की कौन सी आई है? मोटर कार आई है। क्या आई है? मोटर कार। हम भाई सब चीज़ आपको लिखते चलेंगे और यहाँ से डिस्कस करते चलेंगे। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड, कैसी कार है? काली, एकदम चमचमाती हुई, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। मतलब इस तरह का दम था कि लोग देखे ना तो एक अट्रैक्शन पावर इतना उसका कमजोर पड़ जाए कि उस चीज को बार बार वो देखते रहे। इस तरह का कहावत कहा गया है। सेन साहब को इस कार पर नाज था। समझ लीजिए कि उस समय का सेन साहब का BMW कार, इतने बड़े इंसान थे वो। ठीक है, बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आए। कितने में? 7,500। भाई आज के समय में 7.5 करोड़ रुपया रख लो। आज के समय में 7.5 करोड़ रुपया रख लो। काला रंग, कैसा? काला रंग, चमक ऐसे कि अपना मुंह देख लो। होता है ना कि आजकल मोबाइल भी लेते हैं तो लोग टेम्पर ग्लास के पीछे से भी जो होता है ना अपना चेहरा देख लेता है। टेम्पर ग्लास में तो खैर से फेस टू फेस देख लेता है कि मेरा भाई चेहरा दिखाई पड़ रहा है इसमें कि नहीं। हाँ, थोड़ा बाल तो ऐसे है ना, बाल इधर उधर तो नहीं ना कुछ। वैसे ही उसका कार था कि पूरा चेहरा जो है आपको एकदम नीट एंड क्लीन ऐनक की तरह दिखाई पड़े। अब देखिए कहीं पर एक धब्बा नहीं, क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है। ताकीद का मतलब होता है चेतावनी। ताकीद का मतलब क्या होता है? चेतावनी, यानी कि उसको दम पूरा दम समझाया गया है भाई। क्या चीज? कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना पाए। अब एक पॉइंट और आता है सर जी, ये खोखा और खोखी का मतलब क्या होता है? राइट, तो इसका मतलब होता है बच्चा और बच्ची। ठीक है, बंगाली भाषा है, इसको याद रखिएगा, बच्चा और बच्ची। राइट, अब इम्पोर्टेंट चीज हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर खोखा और खोखी की जब चर्चा हो रही है तो सेन साहब के कितने बच्चे हैं? सेन साहब की कितने बच्चे हैं? तो सेन साहब के 5 बच्चे, 5 बड़ी हैं। क्या? लड़कियां। 5 क्या हैं? उनकी लड़कियां। कहता है कि लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5 ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत है। तहजीब और तमीज यानी कि दोनों में जो संस्कार होता है, बात करने का, सोचने का, हर तरीके का ढंग अपनाना, ये पांचों लड़कियां से कोई सीखे। इसमें वो मूरत थी एकदम एकदम सुंदरता। ठीक है, लोगों को चेहरा में आजकल सुंदरता से कोई काम नहीं होता है साहब। आपको ये पता होना चाहिए कि आदमी का जो व्यवहार होता है ना, सबसे बड़ी सुंदरता वही होती है। राइट, तो ये इस में चीज में कमी नहीं थी। हाँ, मगर 5 ठहरे सो भी उसी तरह से मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए या सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हें ऐसी तालीम दी कि बस। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती है और वो खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारकियां भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। सेन परिवार की मुलाकाती रक्स के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं कि एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अब फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों को मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि भाई
कुछ अगर सीखना हो तो सेन साहब की उस 5 लड़कियां से आप सीखिए। लोगों के लिए एक एग्जाम्पल मोहल्ले में बन गया, सोसाइटी यानी समाज में ये चीज़ को बन गया कि कुछ सीखना है तो भाई उनसे सीखिए, क्या करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और एक गुलाब की तरह है, तोड़ दीजिए तो सुगंध खत्म, पेड़ में है सुगंध जारी है। यही चीज़ तो होना चाहिए आज के इंसान में कि अगर आप उससे जुड़े हैं तो आप में सुगंधता होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, निर्मलता होना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं है इंसान में तो फिर कुछ नहीं है। बाकी सोच में तो आदमी को बहुत चीज़ रहता है। देखिए ये सब चीज़ों को लेकर हम आपको बहुत सारा चीज़ पे चर्चा करेंगे कि आज के समय में लोग कहाँ से क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। हम सारी चीज़ों की चर्चा आपसे विशेष रूप से करेंगे, ठीक है। देखिए, तो ये समाज के लिए इनकी 5 बेटियां एक उदाहरण बन जाती है। मगर कहा जाता है ना कि घर में मांगा छांगा जब इंसान हो ना, सब लोग मैक्सिमम गांव से बिलोंग करते होंगे, जो शहर से करते हैं उनके लिए भी बता देते हैं कि जिनके घर में बच्चियां ज़्यादा होती है ना, बेटियां लोग, और भगवान से मांगने पर एक बेटे जब होते हैं ना सबसे घर में छोटे, तो उनको घर में ना सबसे दुलार प्यार मिलता है, मगर बेटियां से नहीं मिलता है। उनको लगता है ना कि पापा मम्मी हमें इतना ना सम्मान करके बेटे को घर में भाई को सम्मान करते हैं, ऐसा आखिर क्यों। तो सब घर की कहानियां हैं, वो आप भी जानते होंगे, जो देख रहे हैं उनको भी पता होगा कि हम घर के छोटे बेटे हैं तो हमको ज़्यादा ही कुछ सम्मान मिलेगा। खास करके मम्मी का तो खैर ज़्यादा ही सम्मान कुछ मिलते रहता है। मम्मी को ऐसा लगता है कि हमारे घर में मांगा छांगा वो इंसान है, दुलारा प्यारा प्यारा बेटा है, ठीक है। तो साहब ऐसा मत सोचिए कि मतलब मांगा छांगा प्यारा है, तो ऐसी बात नहीं है। माँ पिताजी एक ऐसे इंसान होते हैं ना कि मतलब बेटा हो या बेटी दोनों को उसी भाव से देखते हैं, उसी नज़र से देखते हैं। बस लोगों की ये जो नज़रिया है ना, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है सबसे छोटा। हम आपको भी बता क्या रहे हैं कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना बेटा, वो उनका थोड़ा सा जो मन जो रहता है ना, खैर काफी ऊंचे पर रहता है, हिमालय से भी ज्यादा टेरिस्ट पे रहते हैं वो। खोखा नामुद्दीन बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगे कि बात छोड़िए। हकीकत तो यह कि खोखा का अभिवार तक जाकर हुआ था, जब उसकी कोई उम्मीद दोनों की बाकी नहीं रह गई। खोखा जीवन के एक नियम का अपवाद था। खोखा क्या था? जीवन के एक नियम का एक अपवाद था। देखिए क्वेश्चन बन जाएगा इससे। जब उसकी कोई उम्मीद दोनों की बाकी नहीं रह गई थी, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वो घर के नियमों को भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। अच्छा, घर में छोटे बच्चे का होने के कारण लोगों को बस ये डर में बना हुआ था कि भाई 5 बेटियां तो समझदार है, कुछ नहीं करेगी, मगर बेटे से सबसे ज्यादा खतरे हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि बेटियां हमारे लिए तो मूरत के समान है, वो कुछ नहीं करेगी, मगर बेटा को थोड़ा इतना छूट मिल गया था कि लोगों को बस डर था कि अगर मोटर कार अगर खराब हुआ तो इसमें जिम्मेदार सबसे बड़ा कौन होगा? खोखा इस्तेमाल होगा, ठीक है। हाँ, बेचारा खोखा ही बदनाम होगा, क्योंकि डर लगता था लोगों को। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। खोखा के लिए अलग दूसरी। अच्छा, ये सोचिए कि 5 इनकी बेटियां थीं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि 5 बेटियां थी तो 5ओं का क्या नाम था, और कभी कभी आपको दे देगा तो क्या लिखना है? सीमा, सीमा, रजनी, शेफाली, ठीक है भाई, ये 3 नाम है ना। आलो, आलो और आरती, ये 5 नाम ही हैं इसके। ये इनकी 5 बेटियां थी। मगर खोखा, खोखा क्या था? खोखा का भी नाम था भाई, खोखा का नाम था, ठीक है। और खोखा का नाम था कासू। खोखा का क्या नाम था? कासू। ये याद रखिएगा, ये चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए कहानी बहुत इंटरेस्टेड लगेगा पढ़ने में, बस आप जो है बैठे रहिए शानदार तरीके से, आपको हर तरीके से मजा लगेगा, ठीक है। बशर्ते क्या है कि आप में इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने को लेकर कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं क्या हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि कहीं से आपका एक ऑब्जेक्टिव न छूटे, और हम सारे ऑब्जेक्टिव को बोर्ड पे कवर करते चलेंगे। हम निकालेंगे, साइड कर देंगे, और आपको ये बताते चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या सब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। तो आज का हम ये सेशन यहीं तक रहने देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है पूरा कंप्लीटली मिलेंगे, और मिलते हैं अगले क्लास में।